जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग होल्डिंग कंपनी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसमें देखने वाले हैं फुल कैलकुलेशन। कैसे कैलकुलेशन, कितने स्टेप हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मैं पार्सली ओन्ड होल्डिंग कंपनी की आज बात करने वाला हूं, क्योंकि पार्सली जब फुल्ली ओन्ड करेंगे तो उसमें केवल एक कैलकुलेशन नहीं होती जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की होती है, बाकी पूरी कैलकुलेशन होती है, चाहे वो फुल्ली ओन्ड हो मतलब होली ओन्ड हो और चाहे पार्सली ओन्ड हो। तो मैं पार्सली ओन्ड होल्डिंग कंपनी के कंडीशन में पूरी कैलकुलेशन को लेकर के चलूंगा, कैसे उसका कैलकुलेशन किया जाता है और बहुत ही आसानी से हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे और एक एक चीज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बने रहिएगा, अगले लगभग 20 मिनट हमारे साथ। आपको पूरी कैलकुलेशन ए टू जेड समझ में आ जाएगी कैसे करी जाती है और उसके बाद में आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। तो देखिए, जब कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग आगे बढ़ें तो हमेशा एक चीज मान लेनी चाहिए कि ये व्यवहार हमसे रिलेटेड है। तो मुझे लगता है कि समझना बहुत आसान हो जाता है। एक्चुअली मैं जब कभी कैलकुलेशन करता हूं तो मैं ऐसा मान के चलता हूं। आप भी कर सकते हैं अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं, और अगर आप अपने आप समझना चाहते हैं तो समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का समझने का स्तर अपना अलग अलग होता है। मैं आपको वो बता रहा हूं जैसे मैं करता हूं। मैं हमेशा मान के चलता हूं कि ये व्यवहार मेरे से रिलेटेड है। देखो, मैंने आपको बताया था कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी में होता क्या है। एक कंपनी है जो किसी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेती है, वहां का डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में लेने के लिए। तो जो कंपनी ऐसा कर लेती है वो होल्डिंग कहलाती है, और जो ऐसा करवा लेती है वो सब्सिडरी कहलाती है। जिसके साथ ऐसी घटना घट जाती है वो सब्सिडरी हो जाती है। तो होल्डिंग कंपनी जब सब्सिडरी कंपनी को खरीद रहा है तो उस समय वो क्या क्या चीजें देखेगा। सबसे पहले नंबर पर उसको ये देखेगा कि किस समय हमने उसको परचेज किया। ध्यान रहे, मैं किसी एक निश्चित फाइनेंशियल ईयर की बात करूंगा। जैसे मैं अगर 14-15 की बात करूं तो 14-15 की बात होगी, मतलब 12 महीने के अंदर की मैं बात करूंगा। मैं पिछले वर्ष की बात नहीं करूंगा, मैं अगले वर्ष की बात नहीं करूंगा। जिस वर्ष ये घटना घटी है, मतलब कोई कंपनी किसी की सब्सिडरी बनी या कोई कंपनी किसी की होल्डिंग बनी, मैं उसी बीच के 12 महीने की पूरी ओवरऑल बात करूंगा। बस उसी पे डिपेंड करेगी मेरी पूरी कैलकुलेशन। तो 12 महीने के अंदर होल्डिंग कंपनी सबसे पहले तो ये देखेगी कि मैंने सब्सिडरी कंपनी को कब खरीदा, किस समय खरीदा, किस समय खरीदा। तो पहला कैलकुलेशन मेरा निकल के आया, वर्किंग नोट की कंडीशन फर्स्ट हो गई मेरी। वर्किंग नोट में फर्स्ट कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो की जब बात करूंगा तो दो तरीके का टाइम होता है। एक होता है प्री इक्विजिशन पीरियड और एक होता है पोस्ट इक्विजिशन पीरियड। और ये इक्विजिशन वर्ड जो है ये एक्वायर्ड से बना है, प्राप्त करने से बना है। आखिर होल्डिंग कंपनी ये देखेगी कि जब मैंने सब्सिडरी को अपनी सब्सिडरी बनाया तो कितना समय, उस 12 महीने में कितना समय हो चुका था और कितना समय हम दोनों ने साथ में मिलकर के काम किया। कितना समय उसने अकेले काम किया, कितना समय हम दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। जैसे फर्स्ट सिचुएशन में मान लूं कि जो होल्डिंग कंपनी है उसने 1 अप्रैल 2019 को एक्वायर कर लिया। इसको कब एक्वायर कर लिया, 2019 को एक्वायर कर लिया। तो 19 का मतलब है 1 अप्रैल 1920 की मैं बात कर रहा हूं। मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1920 है। 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। इसने कब एक्वायर कर लिया, 1 अप्रैल 2019 को कर लिया। इसका मतलब है कि प्री पीरियड क्या हो गया, निल हो गया, और पोस्ट पीरियड क्या हो गया, 12 मंथ्स हो गया। कैसे, देखो, जब 1 अप्रैल को ही होल्डिंग ने उसको होल्ड कर लिया तो क्या सब्सिडरी कंपनी इस वर्ष में एक भी दिन अकेले काम कर पाई, नहीं कर पाई। तो प्री एक्विजिशन क्या हुआ, निल। और दोनों ने साथ में मिलकर कितने महीने काम किया, 12 महीने। अच्छा, दूसरी सिचुएशन, इसने क्या किया, 31 मार्च 2020 को एक्वायर किया। अब पूरे वर्ष 31 मार्च 2020 पूरे वर्ष अकेले काम किसने किया, सब्सिडरी ने। तो प्री एक्विजिशन, मेरे होल्डिंग कंपनी क्या कह रही, मेरे एक्वायर करने से पहले का समय कितना, 12 मंथ, और बाद का निल, बाद का कोई समय नहीं है। ओके। थर्ड सिचुएशन क्या है क्वेश्चन के अंदर,
इसने 30 जून 2019 को एक्वायर कर लिया। कब? 30 जून 2019 को एक्वायर कर लिया। तो अप्रैल मई जून 3 महीना, अप्रैल मई जून 3 महीना क्या हुआ? सब्सिडरी ने अकेले काम किया। सब्सिडरी ने कितने महीने अकेले काम किया? 3 महीना। या होल्डिंग कहे मेरे आने से पहले कितना समय हो चुका? 3 मंथ्स। और हम दोनों ने साथ में कितना काम किया? मैं 12 महीने की बात करने वाला हूं। इधर का फॉर्मेट क्लियर हो जाए तो इधर मान लेना सब कुछ डन। ओके, बात क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गई, लेकिन इसका इफेक्ट क्यों होता है, क्यों ये कैलकुलेट किया जाता है? ध्यान देना मेरे बच्चे, यहां का जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। क्या माना जाता है? कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। ओके, और कहां पर जोड़ा जाता है? तो नेटवर्थ में जोड़ा जाता है। ये आगे समझोगे नेटवर्थ क्या होती है। और यहां का जो प्रॉफिट होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट माना जाता है, और इसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में जोड़ा जाता है। बात समझना, देखो मेरे वीडियोस आपके एकेडमिक के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो प्री एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, और जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। यहां के प्रॉफिट को क्या किया जाता है? नेटवर्थ के साथ जोड़ लिया जाता है, और यहां के प्रॉफिट को क्या किया जाता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के साथ जोड़ा जाता है। ये सब क्या होता है आगे आज ही समझ लेंगे। बात क्लियर है? दूसरी बात आती, पहला तो ये हो गया कि इस वजह से इसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरा कारण क्या है? अरे जब सब्सिडरी कंपनी ने अकेले काम किया तो क्या उस समय का प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी को देगी? नहीं देगी। तो उस समय का प्रॉफिट किसको मिलेगा? सब्सिडरी को मिलेगा। इस वजह से ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और जब दोनों ने साथ में मिलकर काम किया है तो प्रॉफिट कहां होगा? आपस में बटेगा। इस वजह से इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां का प्रॉफिट आपस में बटता है, यहां का प्रॉफिट केवल सब्सिडरी कंपनी को मिलता है। तो उम्मीद है आपको टाइम रेशियो विद एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये मैंने मान लिया कि होल्डिंग कंपनी सोच रही है कि किस समय खरीदा। अब क्या सोचेगी दूसरे नंबर पर? कितना खरीदा, कितना खरीदा। अरे शेयर हमने कहा ना आपस में बटेगा, तो आपस में जब बटेगा तो कितना मुझे मिलेगा और कितना तुम्हें मिलेगा, ये तो पक्का होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? भाई दो लोगों के बीच में है, कोई बंटवारा होना है, मान लो ए और बी में 1 लाख रुपए का बंटवारा करना है, कितना दे दें? बराबर बराबर दे दें, यही सिद्धांत कहता है। नहीं, देखना पड़ेगा कि उन्होंने कितना एफर्ट्स लगाए थे अपने उसको प्राप्त करने के लिए, उस हिसाब से बटेगा ना। तो एफर्ट के अकॉर्डिंग बटेगा। तो दूसरे नंबर पर क्या देखना चाहिए कि कितना खरीदा। तो दूसरे नंबर पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं होल्डिंग रेशियो, यहां पर कैलकुलेशन करते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी रेशियो, होल्डिंग एंड सब्सिडरी रेशियो। यहां पर दो रेशियो निकालते हैं, जैसे होल्डिंग कंपनी ने कितना खरीदा, एक बनता है हमारा होल्डिंग रेशियो, होल्डिंग रेशियो कैसे निकलता है? नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। और होल्डिंग कंपनी जब एक्वायर कर रही तो किसके शेयर से एक्वायर कर रही होगी? तो सब्सिडरी कंपनी पर चल रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी ऑफ सब्सिडरी कंपनी एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ये टोटल बात किसकी हो रही है? तो सब्सिडरी की बात हो रही है। ठीक, जैसे मान लो कि सब्सिडरी कंपनी के पास 10,000 शेयर थे, जिसमें से 8,000 शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने खरीद लिए। तो क्या बनेगा? 8,000 अपॉन 10,000 और 8/10 और 4/5। तो जो टोटल प्रॉफिट ये इधर वाला आएगा उसमें होल्डिंग कंपनी को कितना मिलेगा? 4/5। तो होल्डिंग रेशियो हो गया। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर होता है सब्सिडरी रेशियो।
सब्सिडरी रेशियो, ये कैसे होता है? रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। जैसे 8,000, अगर 8,000 उसने खरीद लिए तो 2,000 तो बचे ना, तो 2,000 डिवाइडेड बाई 10,000, या फिर 2/10, या फिर 1/5। जो ये वाला हिस्सा बटेगा उसमें 4/5 कौन पाएगा? होल्डिंग कंपनी पाएगा, और 1/5 कौन पाएगा? सब्सिडरी कंपनी पाएगी। ओके, तो इस वजह से हमको होल्डिंग एंड सब्सिडरी रेशियो कैलकुलेट करना अनिवार्य हो जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही हो तो लगातार बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर अलग से कर दीजिएगा उन लोगों के साथ में जिनको होल्डिंग कंपनी कठिन लगता है, क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद में शायद, मेरा विश्वास है ऐसा, कि आपको कठिन नहीं लगेगा। अगर मेरा विश्वास गलत हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा। तो सब्सिडरी रेशियो हो गया। इस वजह से इसको कैलकुलेट किया जाता है कि भाई हमको मिलेगा, तो यहां हम जान गए कि मिलेगा। कितना मिलेगा ये तो पता चले, तो इतना मिलेगा होल्डिंग को, इतना मिलेगा सब्सिडरी को। अगर ये ऐसी सिचुएशन है, तो सिचुएशन बदल रही है तो कोई बात नहीं, दूसरा बदल जाएगा। जैसे 6,000 खरीदे होते तो 6/10 हो जाता, या 3/5 हो जाता, तो इसका 2/5 हो जाता। बात क्लियर? हम ये समझ गए कि ये क्या है, ये क्या है, और कितना मुझे मिलेगा, लेकिन किसका मिलेगा, है ना? कब, कितना, किसका, कब खरीदा, कितना खरीदा, किसका खरीदा। अरे क्या खरीद रहा हूं मैं? तो तीसरे नंबर पर कैलकुलेशन होती है क्या? नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ओके, क्या बात होती है? नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ये कैसे कैलकुलेट करी जाती है? देखो, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल ले लो। क्या ले लो? सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल जितनी हो उतनी ले लो, प्लस ऐड कर दो इसके साथ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड कर दो, और ऐड कर दो प्री एक्विजिशन रिजर्व ऐड कर दो, टोटल कर लो, और लेस कर दो अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स या लॉस हो तो उसको लेस कर दो। ये जो वैल्यू आएगी इसी को क्या कहेंगे? इसी को तो नेटवर्थ कहेंगे ना। क्या कहेंगे? इसी को तो नेटवर्थ कहेंगे, यही नेटवर्थ है। बात आपको समझ में आ गई? ये नेटवर्थ है। ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और प्री एक्विजिशन रिजर्व कहां से लाएंगे? यहां से लाएंगे ना, इसीलिए तो प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड निकाला है। ओके, आप अभी, आपको आज क्या करना है, पूरा फॉर्मेट समझना है। नेक्स्ट कुछ वीडियो से आपके साथ में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे, और बहुत मजा आएगा। मेरा यकीन ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत मजा आएगा। तो देखो, मुझे नेटवर्थ भी पता चल गई है कि आखिर इसी को खरीदने की बात हो रही है। जो होल्डिंग कंपनी खरीदने जा रही है वो इसी को खरीदने जा रही है। किसी की संपत्तियां ही तो खरीदोगे जब खरीदने की बात आएगी, कि दायित्व तो खरीद लाओगे, संपत्तियां खरीदोगे ना। तो कितनी थी संपत्तियां? फिर क्या कह रहा हूं, कब खरीदा, कितना खरीदा, किसको खरीदा। ओके, यही तो कैलकुलेशन है। अच्छा, अब बात करता हूं कि मैंने इसको, जितना मैंने खरीदा उससे ज्यादा का पेमेंट किया या उससे कम का पेमेंट किया। चौथे नंबर पर आता है कि मैंने गुडविल पे करी है, या फिर मैंने कैपिटल रिजर्व बना लिया, मतलब प्रॉफिट पर मैंने परचेजिंग कर ली है। तो चौथे नंबर पर माय डियर चलेंगे हम लोग और देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ओके, इसके लिए एक बात याद रखना हमेशा। कौन सी बात? कि एसेट्स इज इक्वल टू होती हैं लायबिलिटीज के।
असेट्स और लायबिलिटी दोनों हमेशा बराबर होती हैं, इस बात को याद रखना, आपको बहुत इजीली इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो मैंने कहा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। जब मैं होली ओन्ड होल्डिंग कंपनी की बात करूंगा तो यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा। मैं अभी शेयर की बात करूंगा, वहां मैं टोटल नेटवर्थ ले लूंगा, बस इतना चेंज आएगा। मैं पार्सली ओन्ड की बात कर रहा हूं, मैं शेयर खरीद रहा हूं, देखो मैंने 4/5 खरीदा है। तो होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, कहती कितना शेयर खरीदा मैंने, क्या सोचेगी, मैंने कितना शेयर खरीदा, कहां, सब्सिडरी कंपनी में, शेयर नहीं शेयर खरीदा, ठीक ना। तो वो क्या लिखेगी, शेयर इन नेटवर्थ इन सब्सिडरी कंपनी। ओके, जैसे मैं मान लेता हूं, एक समय के लिए मैं मान लेता हूं यहां की वैल्यू आई है 5 लाख रुपए, कितनी आई है, 5 लाख रुपए। तो ये क्या लिखेगी, शेयर इन नेटवर्थ इन सब्सिडरी कंपनी। ओके, इसकी जो नेटवर्थ आई है उसमें इसको कितना शेयर मिलेगा, तो बच्चा कितना मिलेगा, 4/5 ऑफ 5 लाख। 5 लाख की तो थी नेटवर्थ, उसी का तो तुमने खरीदा ना 4/5, कितना खरीद लिया, 4 लाख रुपए की असेट्स तुमको मिल गई। ये जो तुम खरीदते हो ये तुम्हारी असेट्स होती है ऑलवेज, क्या होती है, असेट्स। तुम्हारी का मतलब होल्डिंग कंपनी की। अच्छा, इसमें से लेस कर दो, लेस इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी ने 4 लाख रुपए की एसेट्स को एक्वायर किया, ये उसको पता है, लेकिन इस 4 लाख को एक्वायर करने के लिए उतना उसने कितना इन्वेस्ट किया, ये ध्यान महत्वपूर्ण होगा। मान लो उसने कितना इन्वेस्ट किया, उसने 4,20,000 रुपया इन्वेस्ट किया। फर्स्ट सिचुएशन कितना इन्वेस्ट किया, 4,20। अच्छा, ये हमेशा क्या होती है, ये हमेशा लायबिलिटी होती है। बच्चा तुमको 4 लाख की एसेट्स मिल रही हैं और 4,20 इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या 4 लाख की एसेट्स और 4,20 इन्वेस्ट, क्या मति और आ गई थी। कभी कोई व्यवसायी ऐसा करता है, एक एक रुपए का तो हिसाब रखता है, पहले बजट बनाता है, देन काम करता है। 20,000 फालतू में वो इन्वेस्ट करके आएगा ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख रहा है, अवसर देख रहा है इस व्यवसाय में। जब एक बार आएगा तो 20,000 क्या 2 लाख कमा लेंगे, 20 लाख कमा लेंगे, इस वजह से वो एक्स्ट्रा पे कर रहा है। अरे बच्चा, आज तो गुडविल, आज तो मेरी बैलेंस शीट डिस्टर्ब हो जाएगी अगर असेट्स और लायबिलिटी इक्वल नहीं हुई तो आज के लिए क्या करूं। ध्यान देना, जब कभी भी होल्डिंग कंपनी को एसेट्स कम की मिलती हैं और पेमेंट ज्यादा कर रही होती है वो, तो डिफरेंशियल वैल्यू को क्या कहा जाता है, गुडविल कहा जाता है। यहां पर वो 20,000 रुपए पे कर रही, किस बात के लिए, गुडविल के लिए पे कर रही है, उसकी ख्याति खरीद रही है 20,000 रुपए में। बात समझ में आ गई। जब कभी भी यहां असेट्स कम की हो और लायबिलिटी ज्यादा की हो तो गुडविल, देखो असेट्स का पार्ट होती है गुडविल, 20,000 बढ़ा के बैलेंस शीट बराबर कर दूंगा और ये डिफरेंस मेरा जो आएगा उसको क्या कहूंगा, गुडविल आई है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं हुआ, सेकंड कंडीशन में मान के चलता हूं, सेकंड कंडीशन सिचुएशन क्या है कि यहां नेटवर्थ तो उसको 4 लाख रुपए की ही मिली, लेकिन उसने इन्वेस्ट कितना किया, केवल 3,80,000 इन्वेस्ट किया। असेट्स कितने में की मिल गई थी, 4 लाख की मिल गई थी, इन्वेस्ट कितना किया, 3,80,000 इन्वेस्ट किया। तो देखो असेट्स ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। तो ये 20,000 रुपए क्या आएगा, इस 20,000 रुपए को मैं क्या कहूंगा, कैपिटल रिजर्व कहूंगा। ये कैपिटल प्रॉफिट हो गया है होल्डिंग कंपनी को, जिसको वो अपनी बैलेंस शीट में दिखा लेगी। अगर कैपिटल रिजर्व निकल के आया तो रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, और अगर गुडविल निकल के आई तो एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत इंटेंजिबल एसेट्स के शीर्षक में इस 20,000 को दिखाया जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहां तक का फॉर्मेट एकदम समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वो भी 2 कैलकुलेशन और बची हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। रुके रहना थोड़ी देर और, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में, बहुत ही मजे के साथ में आपको वो भी समझ में आने वाला है। तो चलते देखते कैसे कैलकुलेशन करी जाएगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता क्या है इसकी भी बात। नेक्स्ट पॉइंट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये 5 नंबर की मेरी कैलकुलेशन है, 5 नहीं इवन 4 नंबर की। पहले नंबर पर टाइम रेशियो, दूसरे नंबर पर हो गया मेरा होल्डिंग रेशियो, तीसरे नंबर पर हो गया मेरा नेटवर्थ, चौथे नंबर पर गुडविल हो गई, 5वें नंबर पर ये कैलकुलेशन करते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट,
माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब, इंटरेस्ट का मतलब यहां ब्याज नहीं, हित से है। माइनॉरिटी कौन है? जिनकी संख्या कम है उनको क्या कहा जाता है? माइनॉरिटी है। अर्थात एक बड़ी लॉट तो खरीद के ले आई होल्डिंग कंपनी, जैसे सब्सिडरी में मैंने कितना कहा खरीद लिया, 10,000 में 8,000 आउट ऑफ 10,000 उसने परचेज कर लिया। तो जो 2,000 शेयर्स के ओनर कंपनी में रह गए हैं उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर है। तो सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी ने जिस कंपनी को ओन्ड किया है उसके अंदर जो रह गए हैं कम संख्या में उनको कहते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। और उन लोगों का कंपनी में कितना हित है, अर्थात कितनी एसेट्स है उनकी सब्सिडरी कंपनी में, इस बात का भी तो जानकारी होना चाहिए ना होल्डिंग कंपनी के पास। हाँ होनी चाहिए, तभी वो कैलकुलेट करती है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैसे? तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों को जो कम संख्या में रह गए उनको क्या मिलेगा? मैं कह रहा हूं 4/5 बिक गई लेकिन 1/5 तो रह गई ना। तो जहां जहां तुमको 4/5 मिलेगा वहां 1/5 हमको मिलेगा। क्या? जैसे सबसे नंबर 1 पर शेयर इन नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी का नेटवर्थ में क्या हिस्सा है? जैसे मैं अभी पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो 5 लाख रुपए की मैंने नेटवर्थ माना था, उसका 1/5 1 लाख रुपए तो इनको मिलेगा ना, ये प्लस जो पोस्ट इक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट, फर्स्ट सिचुएशन रेवेन्यू प्रॉफिट जहां पर होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों ने मिल करके कमाया है। अगर कोई पीरियड है तो अगर दोनों ने मिल करके कमाया है तो उस समय के प्रॉफिट में 4/5 होल्डिंग ले जाएगी लेकिन 1/5 तो इनको मिलेगा। बस उसको जोड़ो, एड शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 1/5 ऑफ, यहां पर जितनी वैल्यू होगी 1/5 इसलिए क्योंकि मैंने वैल्यू मान चुका था, उसको यहां पर लिख देंगे। ठीक इसी तरीके से हो सकता है रिजर्व भी मेंटेन किया गया हो, तो शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, किसका? एस लिमिटेड की बात कर रहा हूं, सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहा हूं, सब्सिडरी कंपनी की, ऑफ सब्सिडरी कंपनी 1/5 ऑफ, जो हुआ जोड़ दिया और बस इसका टोटल कर दिया, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन में केवल माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछ ले, क्योंकि उन बच्चों के लिए जिनके लिए मैं अभी इसको दे रहा हूं, वैसे आप अगर सीए वगैरह के लिए जाएंगे तो आपको ये बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बीकॉम 3rd ईयर के स्टूडेंट्स की बात करूं कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जिनको ये पढ़ना है, उनसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछ लिया जाए 4 नंबर में, तो उनको पहले नेटवर्थ की कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर नेटवर्थ पहले नंबर पर आती है। उम्मीद है माइनॉरिटी भी समझ में आपको आ गया होगा। अब होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है? नेक्स्ट स्टेप होता है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का मतलब है एकीकृत लाभ। मतलब हमारा और तुम्हारा लाभ अगर एक साथ मिला लूं तो उसको क्या कहूंगा? ये एकीकृत लाभ है। हमारा तुम्हारा मतलब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के लाभ को एक साथ मिला लो तो उस लाभ को क्या कहेंगे? उस प्रॉफिट को क्या कहेंगे? कहेंगे ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है बस। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का टोटल प्रॉफिट ले लो, इसमें ऐड कर दो शेयर इन पोस्ट पीरियड पोस्ट एक्विजिशन शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इन सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन बाद में, जब मैं आ गया हूं, मैं कौन? होल्डिंग कंपनी। जब होल्डिंग कंपनी कह रही मैं आ गया और मैंने सब्सिडरी के साथ में मिलकर के व्यवसाय किया तो उस प्रॉफिट में तो मुझे हिस्सा मिलेगा।
उसी प्रॉफिट में, पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट में मेरा जो शेयर है उसको जोड़ दिया, ये बन गया कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। क्या बन गया? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ये बन गया। इसी क्रम में अगर रिजर्व दिया हो तो उसका कैलकुलेशन अलग कर लेना चाहिए। क्या? अगर रिजर्व दिया हो तो उसका कैलकुलेशन अलग से कर लेना चाहिए। कैसे? कंसोलिडेटेड रिजर्व करके। बस 7 पॉइंट में पूरी कैलकुलेशन समाप्त हो जाती है। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिजर्व। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? टोटल रिजर्व सेम ऐसे ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी की टोटल रिजर्व ले लो, इसके साथ ऐड कर दो शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का मतलब है सब्सिडरी कंपनी, दोनों को टोटल कर दो, ये कंसोलिडेटेड रिजर्व हो जाएगा। बस इतना करके फॉर्मेट हमारा कंप्लीट, एकदम डन, खत्म। इतना ही है फॉर्मेट। ओके, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपको। उम्मीद है बिल्कुल बहुत ही आसानी के साथ आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। कैसे 7 स्टेप में कैलकुलेशन, मैक्सिमम पार्सली ओन्ड में जाऊं तो 7 स्टेप में कैलकुलेशन करते हैं बस। और अगर हम लोग होली ओन्ड में हो तो बस एक कैलकुलेशन नहीं करते माइनॉरिटी इंटरेस्ट की, ये नहीं करते, बाकी ये सभी कैलकुलेशन आपको होली ओन्ड में भी करनी पड़ेंगी। चाहे जहां हो आपको दोनों में करना पड़ेगा। बस पार्सली ओन्ड में माइनॉरिटी इंटरेस्ट बढ़ता है और होली ओन्ड में ये हट जाता है, बस इतना ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है, और उसके बाद में मेरा कैलकुलेशन और विद फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा ये सेशन। फिर हम लोग आगे, जब आगे वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें केवल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आपके साथ और बताऊंगा कि कैसे जो मैंने कहा था देखो वैसे ही सब कुछ हो रहा है बस। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। एक वीडियो के अंदर पूरा खत्म कर सकते हो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या होल्डिंग कंपनीज अकाउंटिंग बहुत ही आसानी के साथ। इसलिए शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ में जिन जो होल्डिंग कंपनीज को पढ़ रहे हैं इस समय। तो अगर यहां पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे तो वो फॉर्मेट हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा और ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वजह से हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को समझेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि उसके साथ में भी मैं एग्जांपल्स रखूंगा और आपको बताऊंगा कि सब कुछ उस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैसे इजीली दिखाया जाता है। इस वजह से ये वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूं और उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया मुझे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं। शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने उन साथियों के साथ में जिनको होल्डिंग कंपनीज पढ़ना है। मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां पर देखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।